नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राज्यसभा में विपक्ष के 19 सदस्य अनुचित व्यवहार के कारण इस सप्ताह के लिए सदन से निलंबित। देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को गुजरात तथा तमिलनाडु में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने लोगों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन नियम 2022 में संशोधन किया। अब वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त कर पाएंगे। गुजरात सरकार ने बोटाद जिले में रसायन दुरुपयोग की त्रासदी की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। मृतकों की संख्या बढ़कर 29 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोवन बंदोपाध्याय के निधन पर दुख व्यक्त किया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट लगने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राज्यसभा में आज विपक्ष के 19 सदस्यों को अभद्र व्यवहार के लिए सप्ताह के शेष दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। इसमें टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस से 3, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से 2 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से 1 सदस्य शामिल है। निलंबित सदस्यों में डोला सेन, सुष्मिता देव, शांतनु सेन और मौसम नूर, डीएमके सदस्य मोहम्मद अब्दुल्ला, एस कल्याण सुंदरम, सोनू कणिमोजी और टीआरएस के लिंगैया यादव शामिल हैं। सदन की बैठक तीसरे पहर शुरू हुई तो टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, डीएमके सहित विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आकर महंगाई और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का बार-बार अनुरोध किया, लेकिन प्रदर्शनकारी सदस्यों ने उनकी नहीं सुनी। व्यवधान जारी रहने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सभापति का सम्मान न करने और सदन में अनुशासनहीन व्यवहार के लिए प्रदर्शनकारी सदस्यों को निलंबित करने के लिए नियम 256 के अंतर्गत प्रस्ताव पेश किया। सदन ने ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। सभापति ने सदन की बैठक 2 बार स्थगित की और आखिरकार दिन भर के लिए बैठक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सदन से 19 विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय भारी मन से लिया गया है। श्री गोयल ने कहा कि इन सदस्यों को अध्यक्ष की अपील की अनदेखी करने तथा सदन की कार्यवाही को बार-बार बाधित करने के लिए निलंबित किया गया। बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। माननीय वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कोविड हुआ था। हम पुनः एक बार आश्वस्त करते हैं कि इस विषय पे चर्चा शेड्यूल होगी जैसे वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। उधर लोकसभा में डीएमके, वामपंथी पार्टियों और एनसीपी के सदस्यों ने वॉकआउट किया। वो आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में वृद्धि पर चर्चा न कराने के सरकार के रवैये का विरोध कर रहे थे। भोजनावकाश के बाद विपक्षी सदस्य जीएसटी वापस लेने और 4 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। शोर शराबे के बीच सदन ने नियम 377 के तहत सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक मामलों पर विशेष चर्चा शुरू की। डीएमके, वामपंथी पार्टियों और एनसीपी समेत विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया था। सरकार ने आज फिर दोहराया कि वो महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के कोविड से स्वस्थ होने के बाद इस पर चर्चा कराई जाएगी।
श्री जोशी ने कहा कि सरकार के पास इस मुद्दे पर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। श्री जोशी ने कहा कि दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में महंगाई नियंत्रण में है। श्री जोशी ने दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा डालने पर विपक्ष की आलोचना भी की। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में महंगाई और जीएसटी दरों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये सांसद अपने हाथों में तख्तियां लेकर जीएसटी की दरों और 4 कांग्रेस सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित करके उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। समूचा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्र की रक्षा करने में अदम्य वीरता का प्रदर्शन करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सवेरे नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल की बर्फीली ढलानों पर करीब 3 महीने तक चली लड़ाई में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टाइगर हिल पर मौजूद दुश्मनों के बंकर तबाह कर दिए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत करते हुए पूर्व वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने बताया कि 12 दिन की रिकॉर्ड अवधि में मिराज 2000 के साथ लेजर गाइडेड आयुध प्रणाली और तीव्र लक्ष्यभेद क्षमता का तालमेल बिठाया गया। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना का सबसे अत्याधुनिक हवाई जहाज था कारगिल की लड़ाई के समय। उसमें लिटनिंग लेजर डेजिग्नेटर पॉड लगाया जा रहा था, जिससे कि जो बॉम्ब लेजर बीम से गाइड किए जाते हैं वो उनसे मारे जा सके। पर क्योंकि कारगिल का युद्ध प्रारंभ हो गया तो इसकी जो जरूरत थी वो बहुत जल्दी थी, इसलिए ट्रायल्स हुए, वो एक्सपेडाइट किए गए और पोखरन राजस्थान में उनके ट्रायल्स हुए और उसके बाद मिराज 2000 ने टाइगर हिल पे जाकर अपने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप किए। उसका वीडियो हम सब ने देखा है और उससे फायदा ये हुआ कि जो सबसे ऊंची पोस्ट थी पाकिस्तानियों की टाइगर हिल पे, और जहां से वो हमारे जो नेशनल हाईवे द्रास के पास से जाता था उसको देख सकते थे, वो ध्वस्त हो गया जो पाकिस्तानी पोस्ट थी, और इससे जो लड़ाई की सीमा थी वो थोड़ी कम हो गई। तो मिराज 2000 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा, उसने महत्वपूर्ण कार्य किया कारगिल की लड़ाई में। अंडमान निकोबार कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने पोर्ट ब्लेयर के बैनट चौक के ब्रीचगंज सैन्य स्टेशन पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध में विजयी होना हमारे लिए गर्व की बात है। मेघालय में शिलोंग के राइनो हेरिटेज म्यूजियम में एरिया 101 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल केसी पंचनाथन ने मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन केसी नॉनग्रम और मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर डेविड मानलुम की प्रतिमाओं पर पुष्प समर्पित किए। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में भी करगिल के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल के नायकों के पराक्रम को स्मरण किया। आज संपूर्ण देश हमारी राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है।
हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और विजय प्राप्त की। आज इस अवसर पर हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। इस दौरान उनसे लगभग 6 घंटे पूछताछ की गई। उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष कल फिर से पेश होने को कहा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी इस मामले में पहले 5 दिन तक पूछताछ की गई थी। इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जांच चल रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। वो जनता के मुद्दे उठाने से भाग रही है और उसके नेता केवल एक परिवार को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय भ्रष्ट तत्वों को बचाने में लगी है। देश के सामने है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको छिपाने के लिए लगातार दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, जांच करेंगी और मैं चाहूंगा कांग्रेस के सांसद सदन में आएं और चर्चा में भाग लें, भागे नहीं। जो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई वो नियमों के अनुसार की गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा राष्ट्र विकास की कुंजी है और इसे देश के विकास के शक्तिशाली प्रेरक के तौर पर देखा जाना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह को वे संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी बृहस्पतिवार को गुजरात के साबरकांठा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री चेन्नई के लिए रवाना होंगे, जहां वो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अगले दिन अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री वहां से दोबारा गुजरात के गांधीनगर लौट जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन नियम 2022 में संशोधन किए हैं ताकि नागरिकों पर अनुपालन का बोझ कम किया जा सके। गृह मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संशोधित नियम के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान संबंधियों से 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 3 महीने के भीतर इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी और 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार को जानकारी देना अनिवार्य था। 5G स्पेक्ट्रम की आज से नीलामी शुरू हो गई है। आम लोगों को और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। इसमें 20 वर्ष की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है। ये नीलामी निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए की जा रही है। 4G की तुलना में 5G सेवा में करीब 10 गुना अधिक गति और क्षमता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रसार भारती ने 5G प्रसारण मानकों के अनुरूप अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान और रोडमैप विकसित करने के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस समय दूरदर्शन के पास 23 डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर हैं जो 19 स्थानों पर काम कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी के नेटवर्क में 123 मेगावाट ट्रांसमीटर हैं, जिनमें से 38 डिजिटल मेगावाट ट्रांसमीटर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न
31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में विपक्ष के 19 सदस्य अनुचित व्यवहार के कारण इस सप्ताह के लिए सदन से निलंबित। देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को गुजरात तथा तमिलनाडु में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्र सरकार ने लोगों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन नियम 2022 में संशोधन किया। अब वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त कर पाएंगे। गुजरात सरकार ने बोटाद जिले में रसायन दुरुपयोग की त्रासदी की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। मृतकों की संख्या बढ़कर 29। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय के निधन पर दुख व्यक्त किया है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट लगने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने 28,732 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये खरीद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश में डिजाइन, विकसित और विनिर्मित हथियार और उपकरण श्रेणी के अंतर्गत की जाएगी। नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठियों के खतरे को देखते हुए अधिक सुरक्षा के मद्देनजर डीएसी ने भारतीय मानक BIS-4 स्तर के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने को मंजूरी दी है। विश्व भर में हाल के युद्धों के दौरान ड्रोन प्रौद्योगिकी सैन्य क्षमता बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुई है। डीएसी ने आधुनिक युद्ध कला में भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतः निगरानी और सशस्त्र ड्रोन प्रणाली की खरीद के लिए आवश्यक मंजूरी भी प्रदान की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा है। यह हिस्सा भारतीय क्षेत्र में आता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस परियोजना में तीसरे देशों की भागीदारी के बारे में श्री बागची ने कहा कि किसी भी देश द्वारा परोक्ष रूप से की गई इस तरह की कार्रवाई भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी सभी गतिविधियों को अवैध मानता है और उसे अस्वीकार करता है। गुजरात में बोटाद जिले में रसायन दुरुपयोग की त्रासदी की जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि आईजीपी सुभाष त्रिवेदी समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति इस घटना की वजहों की जांच करेगी और 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस त्रासदी में मृतकों की संख्या 29 हो चुकी है। 45 से अधिक लोगों को उपचार के लिए भावनगर और अहमदाबाद स्थानांतरित किया गया है। फरवरी 2020 से अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। स्वीकृत राशि की सीमा 3 करोड़ 70 लाख रुपए है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार ने पीएम किसान लाभार्थियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए लगभग 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 5,502 कश्मीरी विस्थापितों को नौकरियां दी गई। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में पंडितों की हत्या के विरोध में इनमें से किसी ने त्यागपत्र नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार ने 6,000 अस्थायी आवासों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। महंगाई और जीएसटी समेत विभिन्न विषयों पर कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की बैठक कुछ समय के लिए बाधित रही।
विधायी कार्य के तहत आज सदन में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में कुटुंब अदालतें अपनी स्थापना की तारीख से ही काम कर रही हैं तथा राज्य सरकार के साथ कुटुंब अदालतों की कार्रवाइयों को विधिमान्य करना अपेक्षित है। इसलिए इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल ने कहा कि इस तरह के न्यायालयों में अधिक नियुक्तियां की जाएं ताकि मामलों का त्वरित निपटारा हो। उन्होंने कहा कि प्रयास तो ये होना चाहिए कि परिवार में ऐसे मामले ही कम हों जिन्हें कुटुंब अदालत में ले जाना पड़े। जनता दल यूनाइटेड के कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि कुटुंब न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि कुटुंब न्यायालयों में 11 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में सरकार को बताना होगा कि वो इनके निपटारे के लिए क्या कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने कहा कि कुटुंब न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए क्योंकि इसमें महिलाओं से जुड़े मामले होते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला ने कहा कि कुटुंब न्यायालयों की प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए ताकि मामलों का त्वरित निपटारा हो। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने कहा कि ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुटुंब अदालतों की संख्या और उनका दायरा बढ़ाना चाहिए। एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने अदालतों में लंबित मामलों का जिक्र किया और न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई। निर्दलीय सदस्य नवनीत राणा ने कुटुंब अदालत के परिसर को सामान्य अदालतों से अलग रखने की जरूरत बताई। बीजू जनता दल के अनुभव मोहंती ने कहा कि कुटुंब अदालतों में मामले लंबे समय तक नहीं खिंचने चाहिए। उन्होंने ऐसे मामलों में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की भी मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि भारतीय परिवार परंपराओं से चलते हैं और यही कारण है कि हमारे यहां तलाक के मामले तुलनात्मक रूप से कम हैं। बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने सरकार से कुटुंब अदालतों की संख्या बढ़ाने की मांग की। चर्चा का उत्तर देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई विलंब नहीं करती। विधि मंत्री ने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से रिकॉर्ड संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्पष्ट निर्देश है। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने ध्वनिमत से कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इससे पहले प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे और पशुपालन एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उनके जवाब दिए। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के करीब आ गए। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर एलपीजी समेत जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ाए जाने जैसे मुद्दों का उल्लेख था। शोर शराबा करने वाले सदस्यों से अपने स्थानों पर लौटने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद नारेबाजी के लिए नहीं है, ये तो चर्चा और संवाद के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सदस्य पर कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन में तख्तियां और नारेबाजी करना उचित नहीं है। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। राज्यसभा के 19 विपक्षी सदस्य आज अभद्र व्यवहार के कारण सप्ताह भर के लिए सदन से निलंबित कर दिए गए। राज्यसभा में आज मूल्य वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर में वृद्धि तथा गुजरात में जहरीली शराब कांड के मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। दोपहर में टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, डीएमके सहित विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आकर महंगाई और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। व्यवधान जारी रहते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सभापति का सम्मान न करने और सदन में अनुशासनहीन व्यवहार के लिए प्रदर्शनकारी सदस्यों को निलंबित करने के लिए नियम 256 के अंतर्गत प्रस्ताव पेश किया। सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। अभी आप सदन में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर बंदोपाध्याय सर्वोत्तम मानवीय भावनाओं का प्रतीक हैं। उन्हें एक दयालु और उदार दिल वाले व्यक्ति के रूप में सदैव याद किया जाएगा।
जिन्होंने कई लोगों को ठीक किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 498 अंक गिरकर 55,268 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 147 अंक घटकर 16,484 पर आ गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान में खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत ने पहले 2 मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पैर में चोट की वजह से बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में नीरज को चोट लगी। अब जैवलिन थ्रो में भारतीय चुनौती डीपी मनु और रोहित यादव पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत इस महीने की 28 तारीख से हो रही है और ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। आकाशवाणी समाचार के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेल क्विज में कल की विजेता हैं कर्नाटक के बागलकोट की सान्वी वीरप्पा तुमारामत्ती। सान्वी ने विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। I am Sandhi Tumarmati from Navnagar, Bagalkot, Karnataka. I am studying in 4th class. I am regular listener of AIR Sports Can Quiz. I am happy to the winner of AIR Sports Can Quiz. I wish to the Indian Commonwealth team and AIR Sports Can team Jai Hind. सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारत के 5 और स्थलों को आर्द्र भूमि यानी रामसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इनमें तमिलनाडु का करिकीली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व 1 और पिचवरम मैंग्रोव, मिजोरम में पाला और मध्य प्रदेश में साख्या सागर शामिल हैं। देश में कुल 54 रामसर स्थल हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने के कारण देश में आर्द्र भूमि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दिल्ली सहित देश के कई भागों में 13 दिनों से चल रही कांवड़ यात्रा आज संपन्न हो जाएगी। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इस वर्ष की यात्रा में करीब 4 करोड़ कांवड़िए शामिल हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में विपक्ष के 19 सदस्य अनुचित व्यवहार के कारण इस सप्ताह के लिए सदन से निलंबित। देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को गुजरात तथा तमिलनाडु में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने लोगों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन नियम 2022 में संशोधन किया। अब वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकेंगे। गुजरात सरकार ने बोटाद जिले में रसायन दुरुपयोग की त्रासदी की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। मृतकों की संख्या बढ़कर 29 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय के निधन पर दुख व्यक्त किया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट लगने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।